ट्विटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम गतिज ऊर्जा का चर्चा कर चुके हैं और हम संवेग का भी फार्मूला देख चुके हैं। संवेग का फार्मूला हमने देखा था कि जो संवेग होता है वो होता है हमारा P काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P स्क्वायर बाई में 2m। तो देखेंगे पहला सवाल इसी पे आधारित है। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो विभिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं का संवेग अगर बराबर है तो गतिज ऊर्जा हल्की वस्तु की अधिक होगी। क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि अगर कोई दो वस्तु हैं जिनका कि संवेग बराबर है, जिनका कि संवेग क्या है? बराबर है। मतलब P1 इजिकल टू P2 बराबर में P। चूँकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर में P स्क्वायर बाई में 2m। यहाँ से अगर गतिज संवेग बराबर है तो P जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2m होगी। कहने का मतलब ये है यदि हम काइनेटिक एनर्जी को ज्ञात करना चाहते हैं तो यदि हम m का मान कम करेंगे तो काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, यदि m के मान को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक ऊर्जा घटेगी। इसलिए याद रखेंगे अगर हमारा संवेग बराबर है तो द्रव्यमान कम होने पर, m का मान कम होने पर हमारा जो काइनेटिक ऊर्जा होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो विभिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं का गतिज ऊर्जा बराबर है। दो विभिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं का गतिज ऊर्जा बराबर है तो संवेग भारी वस्तु की अधिक होगी। क्वेश्चन में इस बार हमें गतिज ऊर्जा को बराबर कर रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों वस्तुओं का क्या है? बराबर है। तो याद रखेंगे चूँकि काइनेटिक ऊर्जा बराबर होता है P स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से अगर काइनेटिक ऊर्जा दोनों की बराबर है तो जो हमारा P होगा वो अंडर रूट में 2m के समानुपाती होगा। m सब बराबर में 2m हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि हम डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होता है तो m का मान बढ़ाएंगे, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो हमारा संवेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि हमारा m का मान को घटाएंगे तो संवेग भी कम होगा। कहने का मतलब यदि वस्तु भारी लेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा भी, उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। यदि गतिज द्रव्यमान का मान मतलब वस्तु हल्की लेंगे तो उसका संवेग भी क्या होगा? कम होगा या हल्का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा भारी। क्या है? तो भारी है। आगे चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दें। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दे तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हम देख रहे हैं कि 20% जो है वो हमारा संवेग बढ़ रहा है तो 120 गुणे में 120 बटे में 100 कर देंगे। इस क्वेश्चन से अगर इसको हल करेंगे तो 12 का गुणा 12 से करेंगे 144 होगा। देखेंगे 144 जो है इसमें से 100 घटा देंगे, आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 44%। तो याद रखेंगे यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी उसमें जो होगा वो 44% का परिवर्तन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल किया गया है। काइनेटिक ऊर्जा बराबर P स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से अगर देखें तो काइनेटिक ऊर्जा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर होगा। आगे देखेंगे तो P स्क्वायर बराबर अंडर रूट में P का मान अगर ज्ञात करें तो अंडर रूट में K ही हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं पहले गतिज ऊर्जा को, यदि हम संवेग को 100 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? 100। तो 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बाद में यदि इसको 20 बढ़ा दे रहे हैं तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 14,400 हो जाएगा। तो देखेंगे अगर इसको हम घटा रहे हैं तो देखेंगे इसमें जब घटेगा तो हमारा
आंसर जो 4400 आएगा, 4400 आ गया जो बढ़ा था, और शुरुआत वाला रख देंगे 10,000 गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44%। आगे चलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा 51% घटा दे तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा। याद रखना है कि जो हमारा संवेग होता है, जो P होता है, वो अंडर रूट में KE होता है। यहाँ पर शुरुआत में हमारा कह रहा है गतिज ऊर्जा जो है वो 51% घट रहा है। याद रखेंगे अगर 51% घटेगा तो कितना हो जाएगा 49। यहाँ से अगर देखें तो P का मान जो परिवर्तित होगा वो निकलेगा 7। और शुरुआत में कितना रहा होगा, शुरुआत में हम इसको अगर P बराबर में कितना माने 100 माने तो इसका कितना रहा होगा 10। कहने का मतलब 10 से कितना हो गया 7, तो बढ़ा कितना घटा कितना, तो जो हमारा परिवर्तन होगा वो हमारे कमी में आएगा। 3 कमी हुआ कितने पे 10 पे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर निकलेगा वो 30% की कमी। कितना निकलेगा 30% की कमी। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कार, एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल तीनों समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। इनकी गतिज ऊर्जा जो है आपस में बराबर है। यदि तीनों पर समान मंदन बल लगाया जाए, तीनों पर जो है वो समान मंदन बल लगाया जाए तो कम दूरी तय करके कौन रुकेगा। याद रखेंगे इस कंडीशन में जो तीनों दूरी तय करेंगे वो होगा समान दूरी तय करेंगे। इसको क्वेश्चन को लगाया गया है, देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर याद रखना सबसे ज़रूरी होता है कि यदि 3 वस्तुएं हैं, 3 विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, समान गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, यदि तीनों पर समान मंदन बल लगाया जाए तो सबसे कम दूरी तय करके कौन रुकेगा। याद रखेंगे तीनों जो वस्तुएं होंगी भले उनका द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन यदि उन पर समान मंदन बल लगाया जा रहा है, गतिज ऊर्जा उनकी बराबर है, तो तीनों समान दूरी तय करेंगी। आगे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हमने कार्य का परिभाषा देखा, कार्य के एग्जाम्पल देखे कि किस किस कंडीशन में कार्य हमारा 0 हो रहा था। इसके बाद हमने ऊर्जा पढ़ा। ऊर्जा के बारे में हमने देखा कि ऊर्जा जो होती है ये क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ऊर्जा का हमने चर्चा कर लिया जिसका नाम था गतिज ऊर्जा। उसके बहुत सारे सवाल को देखा, संवेग पढ़ा, संवेग से आधारित सवाल भी देखा। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है हमारा स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिखा है जब किसी वस्तु के पास ऊर्जा जो होती है उसके स्थान के कारण या उसके आकार के कारण होता है तो वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु के पास ऐसी ऊर्जा होती है जो उसके स्थिति या उसके आकार के कारण होती है, तो ऐसी वस्तु में निहित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की रखी गई है तो P बराबर होता है पोटेंशियल PE, इसको PE से दर्शाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है mgh। m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु का क्या होता है द्रव्यमान। g जो होता है इसका मान फिक्स होता है गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो h होता है वो हमारा वस्तु की हाइट होती है या वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखा गया है इसका मान होता है। देखिए लिखा भी हुआ है कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर, m द्रव्यमान की वस्तु है h ऊंचाई पर रखी गई है तो वस्तु में जो निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी PE बराबर में mgh। आगे देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे सवाल बन रहा होता है, इसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ रहा होता है सवाल कंपटीशन के लिए। देखिए दिया है क्या, यदि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K है, यदि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक कितना दिया है तो वो हमारा K दिया है। आगे लिखा है
कि यदि उस वस्तु पर यदि स्प्रिंग पर बल लगाने से उसके लंबाई में परिवर्तन यक्स हो जा रहा है, मतलब जब उस पर हम बल लगाते हैं स्प्रिंग पर तो उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाता है जो कि यक्स होता है। तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। तो इस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर में 1/2 kx²। यहाँ के जो होता है ये हमारा होता है स्प्रिंग नियतांक। क्या होता है, ये हमारा स्प्रिंग नियतांक होता है। और जो यक्स होता है वो लंबाई में परिवर्तन होता है। क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। यहाँ से इस फार्मूला से हम आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्थितिज ऊर्जा में निकाल लेंगे। देखेंगे इसका जो हमारा दिया हुआ है, देखिए लिखा है किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक उसकी लंबाई के एकांक में बदलने के लिए आवश्यक बल की मात्रा होती है, इसे न्यूटन प्रति मीटर में मापते हैं। जो हमारा के होता है उसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। याद रखेंगे, कभी कभी स्प्रिंग नियतांक का मात्रक हमसे पूछ लेता है तो वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे हम स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दिया हुआ एग्जाम्पल कौन सी ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे इसको, ये जो हमारा एग्जाम्पल बनेगा, पहला एग्जाम्पल दिया है हमारा, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है छत पर खड़ा लड़का, पेड़ पर लटका आम, बांध में भंडारित पानी, तना हुआ धनुष या गुलेल, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, दबा हुआ गद्दा इत्यादि में स्थितिज ऊर्जा होती है। छत पर खड़ा लड़का, पेड़ पर लटका आम, बांध में भंडारित पानी, तना हुआ धनुष या गुलेल, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, दबा हुआ गद्दा इत्यादि में स्थितिज ऊर्जा होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि अगर कोई लड़का छत पे खड़ा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। आगे चलेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, अगला जो टॉपिक दिया है उसको दिया है कि एक छत पर दौड़ता लड़का, छत का घूमता हुआ पंखा, उड़ता हवाई जहाज, चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति, नदी के सतह पर बहता पानी, छत के ऊपर से बहती हवा इत्यादि में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। कभी कभी सवाल में हमें ऐसा दे देता है जिसमें दोनों ऊर्जा होती है। जैसे याद रखेंगे, उदाहरण के तौर पर छत पर दौड़ता लड़का, छत का घूमता हुआ पंखा, उड़ता हवाई जहाज, चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति, नदी के सतह पर बहता पानी, छत के ऊपर से बहती हवा, इन सब में जो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। आगे चलेंगे, स्प्रिंग नियतांक पे एक सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक जो है वो है हमारा 100 न्यूटन प्रति मीटर और बल लगाने पर उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से 36 से 70 सेंटीमीटर हो जाती है। तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे इस पे हम जानते हैं कि स्प्रिंग नियतांक का सवाल है, तो स्प्रिंग नियतांक जो दिया है वो दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर और बल लगाने पर उसकी लंबाई x बराबर दिया है 70 में से हम क्या करेंगे 60 घटा देंगे, क्योंकि 70 से 60 हो जा रही है, कमी हो रही है, तो 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, जिसको हम 100 से भाग दे करके इसको मीटर में बदल लेंगे, 0.1 मीटर हो जाएगी। आगे देखेंगे तो हमें के ई ज्ञात करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। ये क्या होता है 1/2 kx², 1/2 के का मान जो है वो 0.1 है और x का मान के का मान जो है वो 100 है और x का मान 0.1 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 0 2 दशमलव को ख़त्म कर देगा, आंसर 1/2 जूल आएगा, जिसका मान जो होता है वो होता है हमारा 0.5 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.5 जूल। यहाँ पर देखिए सवाल को दिया हुआ है, एक बार सवाल जो बनाया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए 1/2 100
गुणे 0.1 का स्क्वायर 0.1 0.1 इस 100 से ख़त्म हो जाएगा, 1/2 जो कि 0.5 जूल हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 80 मीटर की ऊंचाई से 2 केजी के पत्थर को गिराया जाता है। जब यह पत्थर 30 मीटर गिर चुका होगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात ज्ञात करें। जबकि जी का मान जो दिया है वो दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे ये जो हमारा दूरी दिया है टोटल दिया है 80 मीटर। कितना मीटर है? 80 मीटर है। कह रहा है 2 केजी वस्तु है। कितने केजी की वस्तु है? यम बराबर में 2 केजी है। कह रहा है 2 केजी की वस्तु को हम जब 30 मीटर गिरा देते हैं तो ये दूरी कितनी होगी? अगर धरातल से देखा जाए तो 50 मीटर की दूरी पर वस्तु आ चुकी होगी। अच्छा 50 मीटर की दूरी पर इस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो होगा PE बराबर में mgh। फार्मूला से m का मान 2 है, वस्तु 2 केजी की है, g का मान हम 10 ले लेंगे और हाइट जो ले लेंगे वो हमारा हो जाएगा 50, क्योंकि वस्तु 50 मीटर पर अभी धरातल से है। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1000 जूल। हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया 1000 जूल। आगे चलेंगे तो अगला जो है यहाँ से हमें गतिज ऊर्जा भी निकालना है। चूँकि यहाँ पर सबसे पहले हमें भी निकालना पड़ेगा, तो भी हम जानते हैं गति के दूसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ से भी का मान हमें निकालना है। चूँकि वस्तु 0 वेग से गिराई जा रही, प्रारंभिक वेग 0 है। 2g का मान माइनस में 10, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। और s का मान भी -30 में लेंगे, क्योंकि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो जो दूरी ली जाती है वो किस में ली जाती है? माइनस में। इसलिए इसका -30 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बराबर 600। v स्क्वायर बराबर जो होगा 600। आगे देखेंगे तो अगर हमें ke निकालना है तो ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 यम का मान 2 है, यम का मान 2 है, v स्क्वायर का मान 600 है। 200 से 2 कट जाएगा, आंसर जाएगा 600 जूल आएगा। यहाँ से गतिज ऊर्जा भी कितना निकल गया? 600 निकल गया। आगे देखेंगे तो अगला जो है हमारा पोटेंशियल ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ से 1000 जो आया है PE आया है और काइनेटिक ऊर्जा जो आया है वो 600 आया है। इसको 2 0 से 2 0 को काट देंगे तो जो आएगा 2 5 10 होता है, 2 3 6 होता है। आंसर जो आएगा वो आएगा 5:3। आगे चलेंगे। अगला एक नोट पॉइंट है जो कि परीक्षा या व्यू से बहुत ही पूछा जाता है। ये हमारा जो है ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? इसको हम लोग ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता क्या है? ये कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे हम गिराते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी या वृद्धि उसके काइनेटिक एनर्जी में कमी या वृद्धि के क्या होती है? बराबर होती है। याद रखेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी तो उसका काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाएगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी तो काइनेटिक ऊर्जा जो होगा घट जाएगा। लेकिन अगर दोनों का योग देखा जाए, पूरे किसी भी बिंदु पर दोनों का योग हमेशा एक नियतांक होता है या आपस में बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम से ये पता चलता है कि किसी भी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, मात्र हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला है लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है शक्ति। क्या है? शक्ति। पावर क्या होता है? देखिए पावर का डिफिनीशन बहुत ही आसान होता है। कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं, या बल और वेग का अदिश गुणनफल शक्ति कहलाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या बल और वेग का अदिश गुणनफल। याद रखेंगे बल और वेग का अदिश गुणनफल हमेशा शक्ति कहलाता है। जो P होता है वो हमारा कार्य बटे समय, मतलब एकांक समय में किया गया कार्य भी शक्ति कहलाता है। और इस शक्ति का मात्रक जो होता है वो हमारा जूल होता है। आगे देखेंगे कैसे बल और
दूरी का बल और वेग का अदिश गुणनफल शक्ति कहलाता है। जरा इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। चूँकि हम कार्य बराबर जानते हैं एफ एस कॉस थीटा होता है। आप डब्लू बराबर पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ जो है वो हमारा बल है, एस जो है वो हमारा विस्थापन है, और कॉस थीटा जो होता है बल किस विस्थापन से किस दिशा में लगा रहे हैं उसका मान होता है, वो कोण होता है। चूँकि यहाँ पर देखेंगे बटे टी हो जाता है समय। यहाँ से हम जानते हैं यस जो होता है ये विस्थापन बटा समय क्या है, यस विस्थापन है, टी क्या है, समय है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा वेग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ तो एफ ही रहेगा, यस बटा में ये जो टी दिया है इसको हमने भी कर लिया, अब बीच में क्या है कॉस थीटा, यहाँ से एफ भी कॉस थीटा, तो ये जो एफ भी होगा ये क्या होगा, अदिश गुणनफल होगा। कौन सा गुणनफल होगा, अदिश, सदिशों का अदिश गुणनफल होगा। आगे चलेंगे, ये जो हमारा शक्ति होता है ये हमारा अदिश राशि होता है, और इसका एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग वाट कहते हैं। इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो हार्स पावर होता है, एचपी होता है। एक एचपी बराबर याद रखेंगे ये हमारा 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। देखिए लिखा भी है कि एक एचपी बराबर 746 वाट। आगे चलेंगे, एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। क्या कह रहा है सवाल में, देखेंगे कि 60 केजी का आदमी 60 केजी का आदमी 10 मीटर की ऊंचाई से 100 सीढ़ियों को 1 मिनट में चढ़ जाता है। व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करें। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। चूँकि बस व्यक्ति जो है वो सीढ़ी चढ़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से P बराबर में W बटा क्या निकालना है, T। देखेंगे W जो होता है वो हमारा mg के रूप में हो जाएगा बटे में T, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए उसमें जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगी। चूँकि वस्तु का जो व्यक्ति है उसका वजन जो है वो 60 है। जी का मान हम कितना लेंगे, 10, और एच का जो मान लेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमें द्रव्यमान का जो मान दिया है, यम का जो मान दिया है वो 60 केजी दिया है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो 60 किलो का है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ियों को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। मतलब एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 100 सीढ़ी चढ़ रहा है तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 10 मीटर। कितना मीटर आएगा, 10 मीटर। यहाँ से देखें तो हमें एच का भी मान पता चल गया 10 मीटर, जी का जो मान है वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारा टी का मान है 1 मिनट है, चूँकि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। अब सीधे फार्मूला में रख देंगे, तो देखेंगे फार्मूला में क्या रखना है, हमको रखना है P बराबर में mgh बटा में T। यम का मान 60, जी का मान 10 निकला था, हाइट का भी मान 10, और एच का जो मान है वो है हमारा 60। इस 60 से 60 खत्म हो जाएगा, जो हमारा आंसर निकलेगा 100 वाट। P बराबर में कितना निकलेगा, तो 100 वाट। देखिए इसको हमने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करेंगे, P बराबर में W बटा T, P बराबर P बटे में T, जो W होगा वो P के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। P बराबर में पावर बराबर में mgh बटा में T, m का मान 60, और यहाँ से h का मान देखेंगे, चूँकि h बराबर 10 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी कितना सेंटीमीटर चढ़ रहा है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ से h का मान 1000 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे 10 मीटर। t बराबर 1 मिनट दिया है तो t बराबर में 60 सेकंड ले लेंगे। यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो 10 गुणे 10 कर देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 का गुणा 10 से करेंगे 100 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखा है कि एक मोटर पंप 360 केजी पानी
373 मीटर ऊंचे टैंक में आधा घंटा में भर देता है, तो इस मोटर पंप की शक्ति हार्स पावर में ज्ञात करें। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। देखेंगे कि हमारा जो यम का मान दिया है वो दिया है 360 केजी। 360 केजी पानी है, क्या है, पानी है। एच का मान दिया है 373 मीटर दिया है, और हमारा जी का जो मान दिया है वो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टी का मान दिया है वो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट दिया है। कितना दिया है? 30 मिनट। 30 मिनट बदल लेंगे, अब मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड। कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड। सारे वैल्यू को अगर हम फार्मूला में रख रहे होते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है? P बराबर यम जी एच बटा में टी। यम का मान कितना है? 360, जी का मान 10, हाइट का मान 373, बटा में कितना करेंगे? आधा घंटा है 30, 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 3 छक्के 18 होता है और 18 दूना 36 होता है। इसका गुणा कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 746। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 7। मतलब जो पावर निकल के आएगी वो 746 वाट आएगी, जो कि 1 HP के क्या होता है? बराबर। तो यहाँ से पावर जो आएगा वो 1 HP हो जाएगा। देखेंगे इस सवाल को हम इसी तरीके से लगाए हैं, देख लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर P बराबर W बटा टी, एम जी एच बटा में टी। एम का मान 360, जी का मान 10, एच का मान 373, 30 बटे 60। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ से हमारा 746 वाट निकल जाएगा, जो कि P बराबर में 1 HP होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कोई मशीन विद्युत क्षेत्र से 1 kg वाट शक्ति लेता है और लोड को 1 HP शक्ति देता है, तो मशीन की दक्षता ज्ञात करना है। चूँकि इफ़िशियंसी जो होता है, दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट गुणे में 100। आउटपुट बटे में इनपुट गुणे में 100। आउटपुट बटे में इनपुट गुणे में 100। चूँकि कह रहा है कि 1 HP शक्ति देता है, तो मतलब आउटपुट जो है 1 HP है, तो 1 HP को हम 746 वाट में बदल लेंगे, और 1 kg वाट शक्ति लेता है, मतलब 1 गुणे 1 kg को 1000 में बदल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा इफ़िशियंसी 74.6%। 74 कितना प्रतिशत? 6%। आगे चलेंगे। एक और फार्मूला यहाँ पर याद रखेंगे। जो हमें याद रखने वाला चीज़ है वो है कि एक यूनिट हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई स्कूल में इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा होता है। सीधे सीधे पूछता है कि 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है। ये कितना जूल होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में। देखिए इसको हम याद रखेंगे कि 1 किलोवाट को हम लोग वाट में बदल देंगे तो 1000 हो जाएगा। घंटा को हमें किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अगर इसको हम देखें तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 36, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 10⁵ ऐसा करते हैं। 1 10 से गुणा और 1 10 से भाग दे लेते हैं, तो ये जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 3.6। ये हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 10⁻6 जूल। इसी को हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमसे 1 kWh का मान पूछा है। 1000 वाट हावर्स होता है, 1000 वाट हो जाएगा। इसको हम लोग 3600 सेकेंड में बदल लेंगे। यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। याद रखेंगे kWh जो होता है इसका जो मात्रक होता है ये हमारा जूल होता है। ये
kWh याद रखिएगा, लड़के कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन ये शक्ति का नहीं, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। kWh जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इस पे एक सवाल है, देखिए लिखा है कि एक पॉइंट लिखा है कि वाट और किलोवाट शक्ति के मात्रक हैं। वाट और किलोवाट जो है ये शक्ति के मात्रक हैं, लेकिन किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, जिसे सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं और विद्युत ऊर्जा के खपत को किलोवाट घंटा में मापते हैं। मतलब मीटर जो हमारा नाप रहा होता है वो हमेशा किलोवाट घंटा में मापता है। एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर में हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ रहा होता है। आगे चलेंगे, याद रखेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे निकालना है, इस पे सवाल बन रहा होता है। इस पे सवाल बनता है, सवाल कैसे बनता है देखेंगे एक बार। सवाल हमारा कह रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट, उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति वाट में गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति वाट में घंटा गुणे दिन बटे में 1000। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, एक सवाल क्या लिखा है कि 100 वाट का 5 बल्ब, 100 वाट का 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटा जलता है। 75 वाट का 4 पंखा प्रतिदिन 6 घंटा चलता है। और तो 30 दिन वाले माह में विद्युत ऊर्जा पर कितना खर्च होगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया है। क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले हम बल्ब का यूनिट निकालेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट सबसे पहले बल्ब के लिए खर्चा निकालेंगे कि बल्ब हमारा कितना बिजली खर्चा कर रहा है। तो देखेंगे ये 100 वाट का 5 बल्ब है। उपकरण की संख्या कितनी है 5। ए कितने वाट के हैं 100 वाट के। और के घंटा जल रहे हैं 10 घंटा जल रहे हैं। अच्छा कितना दिन चल रहे हैं सब 30। 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। यहाँ से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कितना यूनिट निकलेगा 150 यूनिट हमारा निकल जाएगा। 150 यूनिट निकलेगा। ये किसके लिए निकलेगा तो बल्ब के लिए निकलेगा। इसी तरीके से अगला जो है हमारा, ये हमारा है आपका पंखा के लिए। किसके लिए कि देखेंगे कि पंखा कितना यूनिट ले रहा है तो 75 गुणे में 4 घंटा, 4 पंखा है 75 वाट का, 6 घंटा चलता है, 30 दिन चलाना है, बटे में 1000 कर लेंगे। देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 छक्का कितना वाट हो जाएगा तो 54 वाट हो जाएगा। कितना वाट हो जाएगा 54 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा पंखा के लिए। आगे चलेंगे, देखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है तो हमें टोटल यूनिट निकालना है। देखिए यहाँ पर जो निकला है हमारा, बल्ब से खर्चा 150 यूनिट, पंखा से खर्चा 54 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 204 यूनिट हो जाएगा। 150 को और 54 को जोड़ेंगे 204 यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट का दाम जो है हमारा 2 रुपया है, गुणा कर देंगे तो हमारा बिजली का खर्चा जो होगा वो 408 रुपये निकल करके आ जाएगा। हमारा बिजली कितना निकलेगा 408 रुपये। इससे बहुत सारे हाई स्कूल की परीक्षा में आपसे इसी पे सवाल बन रहे होते हैं। हर उपकरण का अलग अलग हम यूनिट निकाल करके उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद से यदि उसका मूल्य दिया है 1 यूनिट का, उससे गुणा करेंगे, हमें खर्चा पता चल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बताना चाहते हैं कि ये वीडियो जो बनाया गया है ये आपके हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए और आपके 9वीं एग्ज़ाम के लिए, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए और जो ITI में लड़के पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन ज़रूर बन रहा होता है। आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम अगले भाग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।